नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और म्यांमार के बारे में। आखिर क्यों अचानक से म्यांमार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है भारत के लिए, और कैसे भारत ये जो आसियान है इसको पावरफुल करने में लगा हुआ है, तो इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले देख लेते हैं कि भैया खबर क्या हो जाती है और क्यों हम इसके बारे में चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, ये आसियान हमारा पूरा ग्रुप है, ठीक है, और जिस तरीके से अभी का सिनेरियो है और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हमें चेंज नजर होता हुआ आ रहा है, उस समय भारत को जरूरत है कि अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करे और अपनी प्रतिबद्धता साबित करे, क्योंकि यूएस नहीं पता चलता है कब किसकी साइड हो जाता है, नहीं पता चलता है भैया कि चाइना कब क्या कर देगा, और ऐसी स्थिति में हमारे जो पड़ोसी देश हो जाते हैं, हमारे जो ग्रुप्स हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है, दैट इज म्यांमार, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब धीरे धीरे म्यांमार पर भी चाइना ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। ये हम और आप दोनों ही जानते हैं, क्योंकि म्यांमार के पास दुनिया की वो चीज है जो किसी भी नेशन को पूरी दुनिया के सामने एक सुपीरियरिटी लेवल पर ला करके खड़ा कर सकती है, और पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी भी, जिसका फायदा प्रेजेंट टाइम में कौन उठा रहा है, दैट इज चाइना, राइट। चलो आगे बात करते हैं और देखते हैं भैया खबर क्या हो जाती है और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने नई सरकार जो बनी है म्यांमार में, इनके जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, इनको बुलाया है, मिलने के लिए आमंत्रित किया है, और वो आने वाले हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज पॉलिसी ऑन म्यांमार विल बी pragmatic, says official India to host Myanmar president hailing exile government call him a terrorist junta। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि इनको ना, जो नए अभी बने हैं प्रेसिडेंट, इनको बोला जाता है कि ये जुंटा समुदाय से और ये एक टेररिस्ट हो जाते हैं। तो एक टेररिस्ट को कैसे हमारी जो भारत सरकार है वो सपोर्ट कर सकती है। दूसरा द क्वेश्चन इज दैट कि इनको अगर म्यांमार की जनता टेररिस्ट मान रही है या कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो संबंध कैसे बेहतर हो पाएंगे यहाँ पर। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हो जाता है। नाउ आगे आ जाते हैं, तो ऑफिशियल विजिट पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कह दिया है, ठप्पा लगा दिया है कि ये आने वाले हैं कब, तो 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर के बातचीत होगी, और ये जो यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बताएं, जो पद संभालने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो इनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इस समय जो इंडिया का बुद्धिस्ट प्लेस हो जाता है, बिहार वगैरह हो जाता है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो राष्ट्रपति का नाम है हमारे यू मिन आ हाइंग। ठीक है, अब देखिए, म्यांमार प्रेसिडेंट हेलिंग बीइंग फर्स्ट इंडियन विजिट एम्ड एट द स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक टाइज, और इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और म्यांमार के अगर हम पुराने रिश्तों के बारे में बात करें, तो भैया कभी बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहे हैं, हमारी दोस्ती अच्छी रही है, करीबी रिश्ते रहे हैं। और आंग सांग सू की के समय की अगर मैं बात करूं, तो तब भी हमारे संबंध बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनका जो मैटर था, तख्ता पलट होता है, पूरा जो सेना है वो कूप कर लेती है, देन उनको नजरबंद कर दिया जाता है। उसके बाद से संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिला था। क्यों मिला था ये भी जानेंगे। अब आगे आ जाते हैं, म्यांमार इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों हमारी जो इंडियन प्रेसिडेंट है या फिर इंडियन जो पीएम है, हमारी जो इंडिया की पॉलिसी है, वो क्यों बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाह रही है। क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि हमारे 3 पड़ोसी देशों में हाल ही में सरकार बनी है। पहला तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश, तारिक रहमान आए हैं। नेपाल की बात करते हैं, बालेन शाह आए हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया, तारिक रहमान को भी हमने इनवाइट किया। एंड यहाँ पर म्यांमार में सरकार बनी, तो इनको भी हमने इनवाइट किया। 2 में इंडिया ने फेलियर झेला, क्योंकि तारिक रहमान नेपाल जाने वाले हैं, बालेन शाह भी नेपाल की तरफ झुकाव रख रहे हैं। नाउ द म्यांमार इज, जिसने एक्सेप्ट किया और वो इंडिया आ रहे हैं, यानी कि भारत जहां भी नई गवर्नमेंट फॉर्मेट हो रही है हमारे नेबरहुड में, बिल्कुल भी देरी नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि इनके साथ बातचीत करें और संबंधों को बेटर किया जाए, ताकि चाइना का जो प्रभाव उसके ऊपर पड़े, उससे पहले ही चीजों को वो शॉर्ट कर ले। वो पुरानी गलती नहीं दोहरा रहा है, और ये सीधा सा इंडिकेशन यहाँ पर बताया गया है कि हम नहीं चाहते कि हम पुरानी गलतियां अपनी दोहराएं। और ये जरूरी क्यों हो जाता है म्यांमार, तो देखो भैया, एक तो हमारी ये नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट महासागर नीतियों के तहत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा म्यांमार के लोगों के फायदे के लिए विकासात्मक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले साल अगर मैं बात करूं अगस्त में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में जब हमारा एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था ना, इस दौरान म्यांमार में जो तत्कालीन राज्य सुरक्षा और शांति के आयोग के जो मुद्दे थे, रोहिंग्या को लेकर के जो मुद्दे थे, इसके बारे में डिस्कशन किया था और कहा था कि हम द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करेंगे। नाउ आगे आ जाते हैं। अब देखो और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ये हमारा म्यांमार है। अब देखो हमारे पड़ोसी देश चार, मतलब हमारे जो राज्य हैं वो चार इससे टच होते हैं और ये वो क्रूशियल स्टेट है, क्योंकि हमने देखा था मणिपुर में वायलेंस हो रहा था या नहीं हो रहा था। मणिपुर वायलेंस की जब भी बात आई तो हमें ये पता चला कि म्यांमार से मणिपुर में क्या भेजा गया है, हथियार भेजे गए हैं, सपोर्ट भेजा गया है, राइट और म्यांमार में पीछे आधिपत्य किसका है, चाइना का हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई ये म्यांमार बहुत ही जरूरी है, इसलिए भारत बिल्कुल भी लेट नहीं कर रहा है। और अगर आधिपत्य बहुत ज्यादा बढ़ता तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पर ये जो एक नेशनल थ्रेट क्रिएट किया जा रहा था म्यांमार के थ्रू, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। और ये कहीं ना कहीं लिंकेज की खबरें भी आई थी कि भाई बैकिंग चाइना की थी और म्यांमार से मणिपुर में ये दंगे भड़काए जा रहे थे, ठीक है। इसलिए म्यांमार बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड दिस इज द थिंग जो अभी हमने देखा। थोड़ा सा म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो म्यांमार का मैप है। 55 मिलियन पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है। ये 24th मोस्ट कहा जाता है कि पॉपुलस कंट्री है ऑन दी अर्थ। नाउ 15 प्रोविंस यहाँ पर हो जाते हैं। कैपिटल की बात करें यहाँ पर, इसका नाम हो जाता है नेपिंदो, ठीक है। साथ ही साथ आसियान में ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र हो जाता है, एशिया का यूनिक क्षेत्र हो जाता है। अब हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो हिस्ट्री रही है म्यांमार की, वो स्टार्टिंग से ऐसी ही रही है कि भाई तख्ता पलट होता रहा है, स्टेबल सरकार नहीं हो पाई, विद्रोह होता रहा है। तो समस्या म्यांमार के साथ ये रही कि म्यांमार की गवर्नमेंट कभी स्टेबल नहीं रह पाई, बहुत सारी समस्याएं रही। आंग सान सू के समय तख्ता पलट हुआ, अंग्रेजों ने 1852 की बात करें तो म्यांमार पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था और 4 जनवरी 1948 को अंग्रेजों ने फिर आजाद कर दिया। तो इस तरीके से बार बार यहाँ पर सैन्य शासन लगते रहे, चीजें बिगड़ती रही। म्यांमार में 88% बौद्ध हैं और यहाँ पर यांगून के शेरडेन पगोड़ा में गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हैं और इसके गुंबद में 4500 से ज्यादा हीरे लगे हुए हैं। और दैट्स व्हाई ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये बिहार, बोधगया इससे होते हुए शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, बौद्ध धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस माने जाते हैं। इसलिए इसका पुराना नाम तो वर्मा रंगून इसकी राजधानी थी उस समय, और इसको लेकर के गाना भी है। आपको अगर याद है कौन सा गाना है इस पर तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी भूल रही हूँ। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के क्षेत्रफल में 40वां देश है और इसकी 1600 किलोमीटर सीमा भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल से लगती है। और ये दोनों ही क्रूशियल मुद्दे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना आधिपत्य बार बार कहता है कि मेरा क्षेत्र हो जाता है, नाम चेंज करता रहता है। मणिपुर में दंगे भड़काए गए थे, नो डाउट इसमें चाइना का हाथ था, और कहीं ना कहीं वो शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश तक जाकर के उसको, उस पार्ट को कट करना चाहता है, राइट और इसके इस मोटिव को इंडिया पूरा होने नहीं देगा। नाउ एशिया पैसिफिक में भी एक खबर निकली थी दैट मिन ऑन हीलिंग इलेक्टेड म्यांमार्स प्रेसिडेंट। तो जैसे ही ये हमारे प्रेसिडेंट वहां पर बनते हैं सैन्य तख्ता पलट होने के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद, वैसे ही इंडिया क्या करता है, भैया दिस इज द टाइम और हम तो ये करके रहेंगे। अब थोड़ा सा आप देखो कि कब क्या तख्ता पलट हुआ था। तो 1 फरवरी 2019 में यहाँ पर जो मिन हेलिंग थे, द जर्नल हु सीज द पावर, इन्होंने यहाँ पर म्यांमार कूप के बाद सारे काम किए थे। आंग सान सू को पूरी तरीके से, जो नोबेल प्राइज विजेता भी रही थी, इनको नजरबंद कर दिया गया। कहा गया था कि इन्होंने जो वोटिंग हुई थी जब ये जीती थी तो गलत तरीके से जीती थी और इसी वजह से सेना को सुप्रीम माना गया और इनकी जो पावर थी वो सब खत्म कर दी गई। रातों रात 1 फरवरी 2021 को इनको सत्ता से हटा दिया गया था और जो मिलिट्री लीडर जनरल मिन ऑन्ग थे ये आ गए थे सत्ता में, लेकिन तब तक ये राष्ट्रपति नहीं बने थे, प्रेसिडेंट काइंड ऑफ थिंग नहीं थी, लेकिन सत्ता में थे। फाइनली अब क्या बन गए हैं, ये प्रेसिडेंट यहाँ करके बन गए हैं और इसीलिए इनको ये भी कहा जाता है कि ये क्या है, जुंटा शासन, जिसको लेकर के बात विवाद चलता रहता है कि उसके एक टेररिस्ट नेता हैं, ऐसा इनको टैग दिया गया है। चलिए तख्ता पलट हुआ क्यों था, तो मैंने आपको बताया ना, वोटिंग को लेकर के हुआ था कि इन्होंने गलत तरीके से वोट प्राप्त किए हैं और ऐसा इस वजह से हम कर रहे हैं। इनके राजनीतिक करियर के बारे में भैया आप जान लीजिए कि भैया कब कब क्या क्या रही है, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राजनीतिक करियर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं म्यांमार क्यों इंडिया के लिए जरूरी हो जाता है। ये तो अपनी पास्ट हिस्ट्री रही है, जो इसका बैकग्राउंड था वो हमने सारा कुछ समझ लिया है। नाउ आगे आते हैं, म्यांमार का सिविल वॉर से अभी तक का क्या हमें सिनेरियो देखने को मिला है, क्या क्या चीजें रही हैं, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंस ये रखता है। तो देखोगे कि जुंटा जो सैन्य है वो केवल 21 से 38 क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है म्यांमार में भी, और वहां पर आप देखोगे तो नेपिडा यांगून कॉरिडोर में एक तरह के सिटी स्टेट की तरह सिमटा हुआ है, और वहीं NUG और जातीय सशस्त्र संगठनों
जैसे कि अरकाना आर्मी मिलकर के लगभग 42 तो 60% क्षेत्र जो आपका शैडो स्टेट है इसका संचालन कर रहे हैं। और ये अरकाना आर्मी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसी अरकाना आर्मी के साथ चाइना ने डील साइन करी है REEs को लेकर के, एंड यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वो चीज है जो पूरी दुनिया चाहती है, ये वो चीज है जिसको चाइना पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, और अगर सप्लाई बंद कर देता है तो वहां की जो वायु सेना है, वहां की जो सेनाओं के एयरक्राफ्ट बन रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उसमें लगते हैं जो REEs के तहत शामिल हैं। और म्यांमार के पास REEs का भंडार हो जाता है जो अभी कब्जे में किसके है, अरकाना आर्मी के हैं। और अरकाना आर्मी के पास कितना 40 to 60% क्षेत्र है, राइट। और इसके साथ चाइना ने अपना क्या कर रखा है, डील साइन कर रखा है। इंडिया की ये पॉलिसी है कि भैया हम आपके फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, एंड दैट्स व्हाई इंडिया ने अभी इनके साथ कोई भी डील साइन नहीं करी थी। वो चाहते थे कि हम भैया जब ऑफिशियल एक गवर्नमेंट बन जाए तो उसके साथ हम बातचीत करें, हम आपकी सॉवरेनिटी को यहाँ पर क्या देते हैं, महत्व देते हैं, हम आपके आंतरिक मामलों में इस तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको आवश्यकता होगी, आपकी सेना को आवश्यकता होगी, आपकी ऑफिशियल गवर्नमेंट बन जाएगी तब हम आपकी मदद करेंगे। और ऐसा इंडिया ने ऐसा स्टेप अभी लिया है, ठीक है। चलो, अब जब ये चुनाव जीत गए, सारी चीजें हो गई हैं, तब जाकर के इंडिया ने इनको बुलाया है और अपने पास रखा है कि भैया अब देखो हम ऐसे ऐसे अपने संबंधों को आगे लेकर के जाएंगे। नाउ हाउ चाइना कवर्ड अप म्यांमार, तो यही तो इंपॉर्टेंट बात है। इनका प्रोजेक्ट हो जाता है, देखो कैसे कवर करा है। यहाँ पर आप यंगून, इधर आपका हो जाता है क्योप्यू, और इधर आपका ये हो जाता है कुनमिंग। इसमें पूरे में अपने कुछ जो इनका एक चल रहा है चाइना म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर, इसके तहत इसको कवर कर लिया है। जैसा ये आर्थिक कॉरिडोर किसके साथ चला रहे हैं, CPEC पाकिस्तान के साथ, जिसमें अफगानिस्तान को भी इन्होंने हाल ही में ऐड किया था, ठीक है। तो ये जो इनका चीन म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर चल रहा है और साथ ही साथ BRI चल रहा है, इसके थ्रू इन्होंने म्यांमार को खूब सारा लोन दिया है, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी हो जाती है और इसको पूरे को कवर कर रखा है। यानी कि इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो म्यांमार के थ्रू इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आसानी से पहुंचा सकता है, जैसे अभी पहुंचाया गया था। साथ ही साथ निवेशों की स्थिरता को प्राथमिकता ये देता है। ये आपके क्यूम्फ्यू में गहरे समुद्री बंदरगाह बना रहा है, जहां पर आगे ये चाहेगा तो अपनी मिलिट्री फोर्स भी तैनात कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकता है, राइट। चीन सीमा क्षेत्रीय जो आपके सक्रिय जाति संघर्ष सशक्त हैं, जैसे कि EAOs, अरकाना आर्मी, इनके साथ सीधे कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए, और इन्हीं के साथ मिल करके अरकाना आर्मी के साथ इसने REEs की डील फाइनलाइज करी, और डील फाइनलाइज करके ये बोला कि भैया हम वहां पर खनन करेंगे REEs का, प्यूरिफाई हम करेंगे और हम बेचेंगे, हम आपको बस इतना पैसा दे देंगे। बिकॉज म्यांमार के पास टेक्नोलॉजी नहीं है REEs को प्यूरिफाई करने की, और चाइना के पास वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो REEs को प्यूरिफाई कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जबकि पड़ोसी क्षेत्र हो जाता है, चाइना ने हमारे सभी पड़ोसी जो देश है वहां पर ऐसा ही काम कर रखा है। चाहे नेपाल की बात कर लो, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लो, और चाहे अब म्यांमार की बात कर लो। इसलिए इंडिया ने सोचा कि भैया हम पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे, और इस बार हम पहले उनको अपने यहाँ पर इन्वाइट करके बातचीत करेंगे, ताकि अगर वो बाद में जा भी रहे हैं तो हमारी चीजें सेटल होनी चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं। नाउ ये देखो, अब यहाँ पर हमारे इंडिया से अगर हम सी रूट की बात करते हैं म्यांमार का, तो भैया 539 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र हो जाता है। तो पारंपरिक जुंटा पर निर्भरता कमजोर पड़ रही है, क्योंकि जो अरकाना आर्मी है वो क्या कर रही है, चीन समूहों ने सीमा क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ा दिया है, जैसे कि उत्तर पूर्व भारत में उग्रवादी जो समीकरण है वो प्रभावित हो रहा है। और हमारा जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट था जो हमने साइन कर रखा था किसके साथ, म्यांमार के साथ, विच इज $3.2 अरब का, ऐसी परियोजनाएं भी खतरे में पड़ रही हैं। इसलिए जरूरी है कि भैया कॉरिडोर्स को लेकर के जो हम योजनाएं चला रहे हैं उनके साथ अब कूटनीतिक बातचीत करी जाए, उनको स्टेबल किया जाए, म्यांमार को अपनी साइड रखा जाए, क्योंकि अगर म्यांमार भी हमारे ऑपोजिट हो जाता है, अदर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, और इंडिया को अपनी आंखें खोल के बैठना है भाई, बिकॉज जो सिचुएशन अभी है वो साफ है। नेपाल साफ है, बांग्लादेश साफ है, श्रीलंका का हम्बनटोटा के साथ क्या हुआ आपको पता है, नाउ द म्यांमार जो अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो भारत में इसी डी फैक्टो यानी कि वास्तविक तर्क पर प्रतिरोधी समूहों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है, जैसे कि मिजोरम प्रतिनिधियों पर AA संवाद, जैसे कि औपचारिक आपका डिजोरी में नामफिडिया सरकार को मान्यता देता रहता है। इसी बीच वाइब्रेंट विजिलेंस और सुरक्षा पहल के तहत रेलवे विस्तार जैसे विकल्पों को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि वो चीन का जो प्रभाव है उसको संतुलित कर सके यहाँ पर। और चीन का प्रभाव संतुलित करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये रणनीति एक ऐसे पड़ोसी देश को संतुलित करने की कोशिश है जो कि चीन के अधिक निकट होता जा रहा है, बिना पूरी तरह अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किए। तो इसीलिए हम कलादान मार्ग का उद्देश्य है कि बांग्लादेश को बाईपास करके म्यांमार को अपने पक्ष में ले, और म्यांमार को पक्ष में लेकर के अपनी जो जरूरतें उसको पूरा कर पाए, एंड दिस इज द मेन थिंग। बांग्लादेश को हमें बाईपास करना है।
बिकॉज बांग्लादेश एक समय था जब शेख हसीना की सरकार थी, तब हमारे पक्ष में था। जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई 5 अक्टूबर 2019 के आसपास, तब से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नाउ अब देखो, सिनेरियोस प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्री डाइवर्स और विनर्स और लूजर्स की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन 65% प्रोबेबिलिटी हो जाती है, जहां पर आपके इयोनो गेन्स और एयर लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि चाइना प्रॉक्सी है, इंडिया लेवरेज है, रिफ्यूजी सरफेस FD++। जुंटा 30% हो जाता है, रेजिस्टेंट विन 5% हो जाता है, यहाँ पर आपका मानबा फ्लॉस, चाइनीज एडवर्स सीज फायर्स। तो इस तरीके से BRI लॉक को लेकर के ये प्रॉब्लम्स जो सिनेरियो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। म्यांमार पार्डन ओवर 4000 प्रिजनर्स इंक्लूडिंग डिपोज्ड प्रेसिडेंट। सो म्यांमार पार्डन फॉर्मर लीडर मिंग विन ब्यूटी वाइल्ड लॉयर ऑफ ऑंग सॉन्ग सू की। तो इस तरीके से जिनको इन्होंने नजरबंद किया था ना, तो इन्होंने अपने आप को बेटर ये दिखाने के लिए कि भैया हम कोई टेररिस्ट नहीं है, बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने क्षमादान दे दी थी, और इसी महीने राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने ये शुरुआती कदम उठाया था। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रहता है हमारे उनके बीच में, दैट इज रोहिंग्या का मुद्दा, कि रोहिंग्याओं के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, और बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो इंडिया में भी निवास कर रहे हैं। तो इसको भी हमें एक तरीके से शॉर्टकट मतलब पूरा मामला करना है, बिकॉज रोहिंग्या रिफ्यूजीज बांग्लादेशीज अमंग over 250 go missing after a boat headed to Myanmar कैप्साइज। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि रोहिंग्याज मिसिंग हो रहे हैं, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा, उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के बातचीत करी जाएगी, ताकि हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो ऐसे रोहिंग्या हैं उनका भी भार ना बढ़े, क्योंकि हमारी भी गवर्नमेंट है भाई, वो उतना ही कर सकती है जितना उसकी कैपेसिटी है। तो इस तरीके से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। संयुक्त राज्य एजेंसियों के अनुसार अंडमान सागर में मलेशिया पहुंचने की कोशिश के दौरान एक नाव में पलटने से रोहिंग्या जो शरणार्थी थे और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 250 से अधिक लोग लापता हो गए थे। तो बांग्लादेश तटरक्षक बल अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि 9 अप्रैल को खुले समुद्र में बहते हुए पानी में 9 लोगों की जो जान है वो इन्होंने बचाया था, और बाकियों को ये नहीं बचा पाए थे। तो इस तरीके से इसमें 8 पुरुष और 1 महिला हमारी शामिल थी। तो इनका जेनोसाइड का जो एक केस है चल रहा है म्यांमार में, कि इनका जेनोसाइड किया जा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय जो हमारी कोर्ट हो जाती है वहां पर इस मुद्दे को डिस्कस किया जा रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक क्लियरेंस ऑपरेशन है, इससे संबंधित चीजें की जाएंगी। तो ये सब अभी बातें बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, जिस पर डिस्कशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, चीजें निकल करके आ सकती है। प्लस यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम टू एंड इन म्यांमार बॉर्डर, और इस तरीके से फ्री मूवमेंट जो रिजीम एंड हुआ था, इस प्रोजेक्ट को लेकर के कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को लेकर के हम बातचीत करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमारे जो मीसोत है म्यांमार के रास्ते से जोड़ेगा, और ये परियोजना भारत की लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट और नीति को बहुत ही ज्यादा मजबूत करेगी। प्लस भारत और आसियान देशों के बीच में निवेश, पर्यटन, साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्रीय संपर्क है उसको बढ़ा देना, जिससे कि भविष्य में वो जो कंबोडिया हो जाता है, लाओस हो जाता है और जो वियतनाम हो जाता है, उस पर अपनी चीजों को विस्तारित कर सके और अपनी जो नीति है उसको बेटर कर सके, और आसियान जो कंट्रीज है उस पर अपना आधिपत्य जमा सके। और इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, म्यांमार के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में लगा हुआ है और पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहता। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।